हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की हिंदी का जो पहला पाठ है ध्वनि, उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उबारना चाहता है। क्योंकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः वह वसंत की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह कलियों पर वसंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में, कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्ज्वल भविष्य का दरवाज़ा दिखा देने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कवि पुष्पों की तंद्र और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देना चाहता है। जो काम वसंत करता है वही काम कवि करना चाहता है। बिना खिली हुई कलियां आलस्य में पड़े युवाओं की प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। आगे देखिए, कविता से आगे इसमें पहला क्वेश्चन है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत में एक साल में 6 ऋतुएं आती है। इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है। इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरी यौवन पर होती है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के बोर की मादक महक, महक का मतलब खुशबू, कोयल की मधुर कूक और सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा वसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, एक साल में जो 6 ऋतु आती है उसमें जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु में जिस प्रकार मनुष्य में युवावस्था आती है, यौवन आता है, उसमें शरीर सुंदर हो जाता है, तो उसी प्रकार वसंत ऋतु आने पर नए नए पेड़ पौधे, नए नए पत्ते आते हैं, तो उसको वसंत का ऋतुराज कहा है। क्योंकि वसंत ऋतु में जब नए पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली हो जाती है, तो कहने का मतलब एक मनुष्य के अंदर जब एक युवावस्था आती है तो उसको वसंत ऋतु की तुलना की गई है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो हमने पहले तो वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार है उसके विषय में लिखना है और उसके बाद में किसी भी एक त्यौहार पर एक निबंध लिखना है। जैसे उत्तर देखिए, वसंत ऋतु में मुख्यतः वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली के त्यौहार मनाए जाते हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और यज्ञ हवन आदि किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। अब इसमें पूछा किसी एक पर निबंध लिखिए, तो हम होली पर निबंध लिख रहे हैं। तो देखिए, होली पर निबंध आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भारत त्योहारों का देश है, जिसमें होली रंगों भरा मौज मस्ती का उत्साह और उमंगों का त्यौहार है। जिस प्रकार प्रकृति सदैव एक ही रंग में नहीं बंधती, अपितु विभिन्न ऋतुएं प्रकृति को अपने रंग में रंगती है, वैसे ही उल्लास, उमंग, संगीत और नृत्य के साथ होली के रूप में वसंत ऋतु चारों ओर गुलाल बिखेर देती है। उसके आगमन पर मनुष्य तो क्या, प्रकृति भी इठला उठती है। किसान अपनी फसल को हरा भरा देखकर फूला नहीं समाता। पौराणिक दृष्टि से इस उल्लास समय त्योहार का संबंध दैत्य राज हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र प्रहलाद और बहन होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त करके स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपनी पूजा करवानी आरंभ कर दी। उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। यही अंतर पिता पुत्र के वैमनस्य का कारण बना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की आराधना करने के लिए मना किया, किंतु वह नहीं माना।
प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने के अनेक यातनाएं दी, किंतु प्रहलाद ने अपना निश्चय नहीं बदला। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जला देने की बात सोची। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से वरदान मिला हुआ था कि आग से नहीं जलेगी। उनको वरदान मिला था कि यदि इनको आग में दे दिया जाए तो उन्हें आग नहीं लगेगी। फलतः वह प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, लेकिन होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका को जलाने की परंपरा चली आ रही है। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इन दिनों शिशिर का मतलब सर्दी का अंत और वसंत का आरंभ होने को होता है। प्रातः काल होली पूजन का होता है, यानी प्रातःकाल होली पूजन होती है तथा सायंकाल होलिका दहन होता है। यानी शाम के समय जब होलिका दहन करते हैं उसको बोलते हैं सायंकाल को होलिका दहन होता है। चने और गेहूँ या जौ की बालें होलिका की आग में भूनते हैं। होलिका दहन के समय लोग इस भुने अनाज को एक दूसरे को देते हैं और गले मिलते हैं। नववधुएं यानी जिनकी शादी अभी हुई है, यानी कि तत्काल में जिनकी शादी हुई है उनको बोलते हैं नववधुएं, विशेष रूप से होली पूजन करती है। होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन एक दूसरे से रंग रूप डाला जाता है, एक दूसरे में रंग डाला जाता है। प्रातःकाल से ही बालक बालिकाएं, युवक युवतियाँ, वृद्ध सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। पिचकारियाँ से निकले रंग सभी का तन मन भिगो देते हैं। चारों ओर हंसी ठहाके, उत्साह उमंगों से आनंद का वातावरण बन जाता है। विश्व भर में ऐसा त्यौहार और कहीं नहीं मनाया जाता। तो इस तरीके से आप होलिका निबंध लिखना है आपको, और आप अपने शब्दों में भी होलिका निबंध लिख सकते हो। तो देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने ये क्वेश्चन होली वाला निबंध है आधा ही बताया है और आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ऋतु परिवर्तन होती है, बदलती है, चेंज होती है, तो उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो देखिए उत्तर, ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे खान पान, पहनावे एवं स्वास्थ्य आदि इससे प्रभावित होते हैं। ऋतुओं के अनुसार ही लोग भोजन में खाद्य वस्तुओं को शामिल करते हैं, जैसे सर्दियों में गर्म वस्तुओं और गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का सेवन किया जाता है। इसी प्रकार हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी में ठंडे कपड़े पहनते हैं। जैसे सर्दी में गर्म वस्त्रों का, गर्मी में सूती वस्त्रों का और वर्षा में बरसात से बचने वाले वस्त्रों का अधिक प्रयोग होता है। ऋतुओं के अनुसार मनाए जाने वाले त्यौहार भी लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। कुछ ऋतुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, जैसे शरद और वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु जीवन में उल्लास लेकर आती है। अच्छी वर्षा से फसल भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार पहला पाठ ध्वनि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।